आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे पेड स्ट्रेटजीज जो कि लोग पैसे दे के पढ़ रहे हैं। ऐसे लॉजिक्स जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन उतने ही सिंपल है। लेकिन लोगों को भरोसा ही नहीं होता है कि ये सिंपल सिंपल स्ट्रेटजीज मार्केट में काम करते भी होंगे या नहीं। अभी देखिएगा, पेड स्ट्रेटजीज वाले क्या कर रहे हैं ना, इन्हीं स्ट्रेटजीज को कुछ एडवांस नाम देके या फिर मिर्च मसाला लगा के अच्छे खासे पैसों में बेच रहे हैं। लेकिन ये वीडियो में मैं आपको सभी यानी सभी की सभी चीज़ें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करने वाला हूँ। दैट इज़ वाई दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि ये वीडियो टोटली रॉ रहने वाला है और जो भी मेरे पास स्विंग ट्रेडिंग की नॉलेज है ना, वो पूरी की पूरी मैं ये वीडियो के अंदर आपको बताने की कोशिश करने वाला हूँ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके अंदर मैं आपको सबसे पहले तीन चीज़ें समझाने वाला हूँ। अभी ये तो तीन चीज़ें रहने वाली है ना, वो है पहला स्टॉक सिलेक्शन। कोई भी स्टॉक्स को उठा के स्विंग ट्रेड कर नहीं सकते, ध्यान में रखिएगा। सिंपली पैटर्न ढूंढ के आप ट्रेड कर रहे हो ना, तो भी उसके अंदर आपके स्टॉप लॉस होने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये आपको पता ही होगा, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते होगे तो पैटर्न ढूंढ के डायरेक्टली ट्रेड करने में आपको प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिलने वाला नहीं है, उसके अंदर स्टॉप लॉस होने ही होने वाला है। लेकिन वही पैटर्न अगर आप अच्छे से अच्छा स्टॉक सिलेक्ट करके उसके अंदर ट्रेड करो ना, तो आपको अच्छा प्रॉफिट देगा। और जो थर्ड चीज़ देखिए, फर्स्ट जो है वो चीज़ सीखने वाले स्टॉक सिलेक्शन, सेकंड जो है वो ढूंढने वाले हम कुछ पैटर्न जो कि सिंपल पैटर्न है लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव पैटर्न है, और थर्ड जो है ना वो समझने वाले एंट्री और एसएल क्या हो सकती है वो तीनों चीज़ों में। अभी देखिएगा, सबसे पहली चीज़ जो है ना वो मैं आपको समझाने वाला हूँ, वो है स्टॉक सिलेक्शन। अभी स्टॉक सिलेक्शन जो है ना, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक सिलेक्शन में हम क्या ढूंढने वाले हैं। देखिएगा, अगर स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम रही तो वो स्टॉक भागेंगे, अगर मोमेंटम ही नहीं है तो वो स्टॉक भागने वाले हैं नहीं, सिंपल। तो वो जो सिंपल, ये जो सिंपल वर्ड है ना, वही सिंपल तरीके से ही हम स्टॉक का सिलेक्शन करने वाला है। अभी वो सिंपल स्टॉक कैसे सिलेक्ट करें, तो ऐसे स्टॉक जो रिलेटिवली स्ट्रांग है। अभी देखिएगा, बहुत से लोग रिलेटिव स्ट्रेंथ को सीखे तो है, पढ़े तो है, लेकिन उनको कैसा यूज करना यही नहीं पता। लेकिन उसी को और ज्यादा सिंप्लीफाई मैं ये वीडियो में आपको करके दिखाता हूँ। देखिएगा, सबसे पहले जिनको रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में पता नहीं, मैं आपको बता दूं। रिलेटिव स्ट्रेंथ बोल रहा हूँ मैं, RSI नहीं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर नहीं, RS रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव स्ट्रेंथ यानी क्या होता है ना, कि समझ लीजिए कि कोई स्टॉक है और वो स्टॉक जो है ना, वो कुछ इस टाइप से धीरे 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 ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। हमको पता नहीं कि इसके अंदर स्ट्रेंथ है, क्योंकि स्टॉक को देखते हो आप बता ही नहीं सकते हो कि इसके अंदर स्ट्रेंथ है। लेकिन यही स्टॉक को अगर आप फॉर एग्जांपल इसका BMI समझ लेते कि निफ्टी 50 है, इसके साथ कंपेयर करो और आपको दिखाई दे रहा है कि निफ्टी 50 तो नीचे जा रहा है, तो आप बोल सकते हो कि स्टॉक में स्ट्रेंथ है। क्यों? क्योंकि निफ्टी जो है वो धीरे धीरे नीचे जाने की कोशिश कर रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, और स्टॉक जो है वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। या फिर स्टॉक नीचे जाने की कोशिश कर रहा है और निफ्टी 50 एक रेंज में भी फंसा हुआ है, तो भी चलेगा। या फिर स्टॉक ओवर परफॉर्म कर रहा है, ज्यादा ही ऊपर भाग रहा है और निफ्टी 50 ज्यादा ऊपर नहीं भाग पा रहा है, तो ये भी स्टॉक जो है वो रिलेटिवली स्ट्रांग है। सिंपल तीन चीजें मैंने आपको ये स्टॉक सिलेक्शन में बताई। इसके अंदर क्या देख रहे हैं ना, हम रिलेटिव स्ट्रेंथ देख रहे हैं स्टॉक की, जो कि स्टॉक ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ भाग रहा है, जबकि निफ्टी 50 जो है वो एक रेंज में फंसा हुआ है, या फिर नीचे धीरे धीरे सरक रहा है, या फिर वो धीरे धीरे ऊपर भी सरक रहा है, तो स्टॉक ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ ऊपर भाग रहा है। तो ऐसे स्टॉक्स को हम सिलेक्ट करेंगे। अभी देखिएगा, ये जो स्टॉक है इसके लिए भी हम डायरेक्टली इंडिकेटर यूज कर सकते हैं या फिर निफ्टी 50 की वेबसाइट यूज कर सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल तरीका ये वीडियो में बताने वाला हूँ जो कि इंडिकेटर बेस्ड है। अभी देखिए, मैं सिंपल अभी स्टॉक सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ, मैं पैटर्न के ऊपर और एंट्री एसएल के ऊपर आया ही नहीं हूँ। अभी हम जो स्टॉक सिलेक्शन की बात कर रहे हैं ना, इसके अंदर की और चीज़ थोड़ी सी डिटेल में जाते हैं हम। अभी देखिए, अगर आपको उस टाइप के स्टॉक ढूंढना है ना, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली ट्रेडिंग व्यू के साइट के ऊपर आना है और यहाँ पे आपको एक स्क्रिप्ट सर्च करना है जो कि है रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव स्ट्रेंथ जो कि भारत ट्रेडर करके है। अभी देखिएगा, ये जो भारत ट्रेडर है, ये कुछ है यार, इनका भी नाम मुझे पता नहीं क्या है, तो लेकिन चलिए कोई बात नहीं। जो भी है, उन्होंने अच्छा इंडिकेटर बनाया जो कि बहुत ही बढ़िया काम करता है और जो कि मैं भी यूज़ करता हूँ। लेकिन मैं ये इंडिकेटर को कम यूज़ करता हूँ। मैं ज़्यादातर NSE की जो वेबसाइट है वहाँ से मिला हुआ जो डाटा होता है ना, उनको प्रीफर करता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा परफेक्ट होता है और मेरे लॉजिक के हिसाब से मैं उसी हिसाब से स्टॉक ढूंढता हूँ। लेकिन ये एक ईजी मेथड है जो कि मैं आपको ये वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी देखिएगा, जब भी आप ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर डालो ना, इसके अंदर आपको क्या करना है ना, आपको कंपैरेटिव सिंबल जो है ना, यहाँ पे इसका BMI ढूंढना है। अभी देखिएगा, BMI यानी क्या होता है ना, कि ब्रॉड मार्केट इंडेक्स। फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 के जो 50 स्टॉक्स है, उनको अगर कंपेयर करना है तो आपको निफ्टी 50 के साथ करना पड़ेगा।
अगर आप मिड कैप के स्टॉक को ट्रेड कर रहे हो तो मिड कैप को आपको मिड कैप सिलेक्ट जो इंडेक्स होता है उनके साथ करना पड़ेगा। वैसे अगर स्मॉल कैप रहा तो स्मॉल कैप के साथ। सो जो भी स्टॉक को आप ट्रेड कर रहे हो ना उनका बीएमआई जानना ये इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि आप निफ्टी 50 का स्टॉक है और निफ्टी नेक्स्ट 50 या फिर मिड कैप के साथ कंपेयर कर रहे हो। उनका कंपैरिजन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको उसका कंपेरेटिव इंडेक्स नहीं पता, बीएमआई नहीं पता, तो आप वो उसके अंदर गलती गलती कर दोगे। दैट इज वाई पहले गूगल के अंदर ये सारी चीज़ें अच्छे से ढूंढ लीजिए, फिर स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए बैठिएगा। अभी देखिएगा कंपैरेटिव सिंबल जो है ना, यहाँ पे आपको निफ्टी लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम निफ्टी 50 के अभी फिलहाल में एग्जांपल के लिए निफ्टी 50 को देखने वाले, निफ्टी 50 के स्टॉक्स को, और यहाँ पे पीरियड जो है ना वो 123 दिया हुआ है। 123 नहीं जाना है हमको, इसको कम कर लेना है। एक तो आप 90 डेज देख सकते हो या फिर 60 डेज देख सकते हो। और इससे भी ईजी जो कि आप चीज़ देख सकते हो ना, वो आप सिंपली देखो ना कि एक वो मैं भी यूज़ करता हूँ। उसके अंदर क्या करता हूँ ना, मैं सिंपली ये देखता हूँ कि कहाँ टॉप बना है या फिर कहाँ बॉटम बना है। ये बॉटम या फिर टॉप बनने के बाद निफ्टी कहाँ पे बैठा हुआ है, मतलब ही अगर हम कंपेयर करें ये स्केल से, तो आपको पता चलेगा कि ये रेफरेंस, ये 60 डेज का रेफरेंस है ना, यहाँ से देखता है। अभी ये क्लोजिंग प्राइस जो है यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम देखें तो आप यहाँ पे परसेंटेज देखिएगा, यहाँ पे परसेंटेज देखिए, -2.77% है बराबर। अगर वही अगर हम बैंक निफ्टी के साथ कंपेयर करें, कौन सा दिन था, ये दिन था, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि ये -0.8% है। सो अगर निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को कंपेयर करें ना, तो आपको पता चलेगा कि निफ्टी 50 तो माइनस परसेंटेज ज़्यादा है और बैंक निफ्टी का माइनस परसेंटेज कम है। मतलब ही रिलेटिवली बैंक निफ्टी स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू निफ्टी। यही कंपैरिजन जो होता है ना, ये स्टॉक्स के अंदर होता है। अभी देखिएगा मेटल्स के अंदर निकालते हैं, हिंडाल को निकालते हैं। अभी देखिए यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि ये रेफरेंस देखिए, यहाँ से अगर हम देखें कंपैरिजन करके, तो माइनस कुछ तो भी परसेंट था इसका निफ्टी का, लेकिन इसका अगर हम देखें तो ये तो पॉजिटिव है। मतलब ये रिलेटिवली स्ट्रांग है हिंडाल को, रिलेटिवली स्ट्रांग है हिंडाल को। दैट इज वाई हम हिंडाल को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इतने दूर वेट करने की जरूरत नहीं हमको, क्योंकि हमको इंडिकेटर ने यही बता दिया था कि यार मेरे अंदर स्ट्रेंथ है। अभी देखिए हम स्टॉक सिलेक्शन के बारे में जान रहे हैं, और होपफुली ये जो रिलेटिव स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट है, सिंपल स्टॉक सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट, ये मैंने आपको अच्छे तरीके से इसके अंदर एक्सप्लेन किया। ये तो हो गया स्टॉक सिलेक्शन। देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ के हिसाब से हम ढूंढते हैं स्टॉक्स। वैसे ही अगर स्टॉक्स आपको लगता है कि नहीं यार ये तो रिलेटिव स्ट्रेंथ लाइन जो है, ये जीरो लाइन जो है, इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो भी ये वीक है। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे स्विंग्स धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ बढ़ रही है। ठीक है, ये कुछ चीजें भी आपको ध्यान में रखना है। मैं सारी की सारी चीजें इसके अंदर जितना मुझे याद आ रहा है मैं भरने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई कोई चीज अगर मैं भूल जाऊँ ना, तो मैं एक अनदर फिर से वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको लगता है ये वीडियो कुछ हेल्पफुल रहा तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो दोस्तों देखिए, ये जो स्विंग्स धीरे धीरे छोटे होते जाते हैं ना, वो भी हमको बता रहे हैं कि स्टॉक्स के अंदर स्ट्रेंथ है एज कम्पेयर टू बीएमआई। जैसे ही हमने देखा कि बीएमआई के कंपैरिजन में हमको स्टॉक स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है, स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, वैसे ही आप क्या कर सकते हैं ना, आप देख सकते हो कि ये जो स्टॉक है ये इनके सेक्टर के कंपैरिजन में कैसा कर रहा है। मतलब ये उनके बीएमआई के साथ कंपेयर कीजिए और इवन सेक्टर के साथ कंपेयर करके देखिए, क्योंकि कभी कभार आपको ऐसे स्टॉक मिलेंगे जो कि उनके पीयर्स को भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब ये जैसे कि फॉर एग्जांपल हिंडाल्को हो गया, ये आउट परफॉर्म कर रहा होगा अदानी को, जेएसडब्ल्यू को, टाटा स्टील को, तो ये स्टॉक तो और भी अच्छा हो जाएगा, जो कि बीएमआई को भी आउट परफॉर्म कर रहा है और उनके अदर जो स्टॉक्स है उनको भी आउट परफॉर्म कर रहा है। तो वो जो स्टॉक्स होते हैं इनके अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। लेकिन फिलहाल में अगर आप सिंपली ऐसे भी स्टॉक ढूंढो जो कि बीएमआई को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी स्टॉक्स अच्छे काम करते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ हो गया स्टॉक सिलेक्शन। अभी सेकंड जो चीज़ होती है वो होती है पैटर्न। अभी देखिएगा मैंने बहुत से मेरे वीडियोस में एक्सप्लेन किया है पैटर्न्स के बारे में, और इंट्राडे के तो मेरे लाइव ट्रेडिंग वीडियोस आती ही रहते हैं जिसके अंदर 1:4-5 में निकालते रहते हो, तो उसके अंदर भी मैं बहुत से पैटर्न्स बताता हूँ, तो वो वीडियोस भी जरूर चेक कीजिएगा दोस्तों। अभी देखिएगा पैटर्न की बात करते हैं। पैटर्न में क्या होता है ना कि मोस्ट ऑफ द पैटर्न जो होते हैं ना, वो सिंपल सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन, यही तीन चीज़ों के ऊपर बने हुए रहते हैं। लेकिन पैटर्न्स नज़र आने में बहुत ज़्यादा ईजी जाते हैं, इसी कारण लोग पैटर्न्स का यूज़ करते हैं। अभी देखिएगा पैटर्न्स में जो हम चीज़ें देखते हैं ना, वो क्या करते हैं ना, एक तो डबल टॉप होना चाहिए बराबर। ये डबल डबल टॉप नहीं, ये ट्रिपल हो गया। या फिर हम बोल सकते हैं कि यार ये रेजिस्टेंस है जहाँ पे बहुत बार वो रेजिस्ट कर रहा है, और थर्ड टाइम यहाँ पे शायद ब्रेकआउट हो जाए, तब हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं और इसके जो स्विंग बनता है ना उसका एसएल लगा सकते हैं। लेकिन देखिए ये पूरा का पूरा एसएल हमको देने की जरूरत नहीं होती है। जब भी ये ब्रेकआउट हो जाए ना, तो इसके अंदर स्ट्रेंथ रहनी चाहिए। अगर ये पैटर्न फेल होते होते अगर वो नीचे आ जाता है, तब हम इसको डायरेक्टली एग्जिट कर सकते हैं, पूरा का पूरा एसएल लेने की जरूरत नहीं।
स्विंग ट्रेडिंग में यही एक फ़ायदा होता है कि बहुत बड़ा एसएल जाता नहीं है। जब हमको लगता है कि पैटर्न फेल हो रहा है उस वक्त हम उसको एग्जिट कर सकते हैं। अभी देखिएगा पैटर्न के बारे में बताता हूँ। सिंपल, आप इसके अंदर ढूंढिए कि कोई रेजिस्टेंस का एरिया है क्या जहाँ से वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है, जहाँ से वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है, और जब भी ब्रेकआउट हो जाए तब आप इसके अंदर ट्रेड कीजिए। ये हो गया सिंपल पैटर्न। इसी के अंदर जो पैटर्न्स आते हैं जो कि बहुत ही परफेक्ट काम करते हैं ना, वो क्या होता है ना कि आप ऐसे रेजिस्टेंस पे पैटर्न ढूंढ सकते हो जो कि कप एंड हैंडल टाइप पैटर्न हो, इस टाइप से पैटर्न हो। जब भी इनका ब्रेकआउट होता है बहुत स्ट्रेंथ आती है। सेकंड पैटर्न जो आप ढूंढ सकते हो वो है फ्लैग पैटर्न, जो कि आप ये एरियाज में ढूंढ सकते हो, क्योंकि इसके अंदर जब भी ब्रेकआउट आता है बहुत अच्छे से स्ट्रेंथ आती है। और जो थर्ड पैटर्न जो है ना, ये भी लोग बहुत पेड वगैरह में सिखाते हैं यार, मुझे पता नहीं कि लोग क्यों ये सब चीज़ों के पीछे पैसे देते हैं। देखिए वो जो सिंपल चीज़ होती है ना, वो है VCP या VPC, ऐसा कुछ तो भी नाम है, मैं गूगल में सर्च करता हूँ। देखिए VCP पैटर्न बराबर VCP पैटर्न, देखिएगा अगर इमेजेस आप सिंपल सर्च करो तो आपको ये VCP पैटर्न दिखाई देगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी हम चार्ट्स के ऊपर देखते हैं। लेकिन देखिए VCP पैटर्न यानी क्या होता है ना कि एक रेजिस्टेंस रहेगा, एक बार बाउंस होगा, फिर से आएगा, फिर से आएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इनके जो लोज है ना ये ऊपर शिफ्ट होते जा रहे हैं, जो कि दिखा रहे हैं कि बाइंग की स्ट्रेंथ है, बाइंग की स्ट्रेंथ है। और इनके अंदर ब्रेकआउट होता है तो इनके अंदर अच्छी मोमेंटम आती है। और ये जो ब्रेकआउट्स होते हैं इसके अंदर अगर वॉल्यूम का कंफर्मेशन मिल जाएगी, मतलब ये वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ रहा है, तो अरे वो तो पैटर्न एकदम ही परफेक्ट हो गया। अभी देखिए ये पैटर्न के अंदर ही मैं आपको एंट्री एसएल का भी जो क्राइटेरिया है वो समझा देता हूँ। जो भी स्विंग बनता है ना, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ब्रेक होने से पहले जो आंखों से नजर आने वाला परफेक्ट स्विंग, ऐसा नहीं कि नहीं यार एक कैंडल ही तो है, एक छोटा सा लो ही तो है, क्या हो रहा है, इसको पकड़ लो उसको पकड़ लो, नहीं। जो क्लियर आपको स्विंग नजर आ रहा है इसका एसएल लगाइए, और जहां पे ब्रेकआउट हो रहा है उसको ट्रेड कीजिए। अभी ब्रेकआउट इन द सेंस क्लोजिंग बेसिस पे, क्लोजिंग बेसिस पे जब भी ब्रेकआउट हो जाए तब हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। अभी देखिएगा एसएल ये लगा है तो पूरा का पूरा एसएल देने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब भी ये फेल होते हुए नजर आ जाए तब हम इसको एग्जिट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे अगर आप 3000 रुपये का एसएल ले रहे हो और हमको लग रहा है कि नहीं यार ये तो ब्रेक हो रहा है और 1000-1500 का स्टॉप लॉस लॉस दिखाई दे रहा है, और हमको पता चल रहा है कि ये पैटर्न फेल हो गया है, यहाँ पे आप डायरेक्टली इसको एग्जिट कर सकते हो। VCP पैटर्न में भी वैसे ही ये जो आखिरी स्विंग होता है इसका एसएल लगाइए, अगर फेल होता है आप डायरेक्टली इसको एग्जिट कर दीजिए। अभी डायरेक्टली हम जाते हैं चार्ट्स के ऊपर और यही सारी चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं। अभी देखिए मेटल तो आउट परफॉर्म कर ही रहा था निफ्टी को। अगर आप इसी में और एक चीज़ ना, स्टॉक सिलेक्शन में आप और एक चीज़ मैं आपको याद आ गई इसलिए बता रहा हूँ कि जो सेक्टर होता है ना, सेक्टर को उसके बीएमआई के साथ कंपेयर कीजिए। ठीक है, अगर सेक्टर बीएमआई का आउट परफॉर्म कर रहा है तो वो सेक्टर के अंदर के स्टॉक ढूंढिए, वो और भी अच्छे से काम करेंगे। ये एकदम से मुझे दिमाग में क्लिक हो गया इसलिए मैंने बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। अभी अगर हम देखें हिंडाल्को, हिंडाल्को में, अभी हिंडाल्को में भी अगर मैं आपको चीज़ बताऊँ ना जो कि मुझे क्लियरली नज़र आ रही है, तो यहाँ से देखिए ये हमारा रेफरेंस था। यहाँ से अगर हम देखते हैं इसको इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि शायद इसके अंदर स्ट्रेंथ आई है, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ आए बराबर तो हमको ट्रेड नहीं करना है, हमको वेट करना है कोई ना कोई पैटर्न का। आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाइए, 30 मिनट्स पे लेके जाइए। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि ये एक रेजिस्टेंस बन गया था। 1 मिनट। हम्म, ये एक रेजिस्टेंस का एरिया। अभी ये रेजिस्टेंस का एरिया क्यों? क्योंकि सिंपल है, कोई एरिया में गया है वहां से फॉल आया है तो वो एरिया में फिर से जाएगा तो शायद रेजिस्टेंस मिलना चाहिए, लेकिन ये ब्रेकआउट कर रहा है तो इसको हम ट्रेड कर सकते हैं। चलिए ये तो बहुत ही सिंपल है और लोगों को बहुत ये चीज़ इलॉजिकल लग सकती है। कोई दूसरा स्टॉक ढूंढते हैं, मेटल सेक्टर का ही ढूंढते हैं। JSW स्टील, देखिए JSW स्टील में तो मैंने मार्क ही करके रखा था। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रेफरेंस था ये वाला दिन, क्योंकि यहाँ पे देख पाओगे आप सेकंड से, यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ आउट परफॉर्म कर रहा है। यहाँ यहाँ भी इसने दिखाया कि आउट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ये इस एरिया के ऊपर नहीं जा पा रहा था। लेकिन यहाँ पे हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये आउट परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि ये जब बनी कैंडल इसके बाद ये इसके नीचे जा ही नहीं रहा है। मतलब ये निफ्टी निफ्टी जो है वो वीक होगा यहाँ पे ये एरिया में, लेकिन ये यही रेंज में फंसा हुआ है। अभी इसी को अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखें ना, सॉरी 3 आवर्स में भी देखो या फिर 30 मिनट्स में भी देखो, आपको सेम नज़र आएगा। ऐसा कुछ बहुत ये नहीं होता क्योंकि प्राइस फ्रैक्चर होती है। अलग अलग टाइम फ्रेम पे आपको नज़र तो सेम ही आने वाली है अगर उनके अंदर वॉल्यूम अच्छा रहा तो। अभी देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ये ब्रेकआउट हो गया तो आप ये ब्रेकआउट को ट्रेड कर लीजिए। और ब्रेकआउट को ट्रेड करने के बाद आपका एसएल क्या, तो ये स्विंग या फिर ये वाला सिंपल स्विंग,
इसको ऐसे लगाइए। और जब भी आपको लगता है कि यार ये ब्रेकआउट तो कर दिया है, इसने ब्रेकआउट तो कर दिया है लेकिन प्राइस फेल हो रही है, तब आप इसको एग्जिट कर दीजिए। पूरा का पूरा ऐसे लेने की भी ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। अभी ये हो गया जेएसडब्ल्यू स्टील। और एक एग्जांपल जो कि मेरे ध्यान में है ना, वो है नेस्ले का, जो कि मैं भी अभी ऑब्जर्व कर रहा हूँ इसको। इसके अंदर एक वीसीपी पैटर्न बन रहा है। अभी देखिए क्या पैटर्न है। अभी ये जो वीसीपी पैटर्न है ना दोस्तों, ये लोग पेड मतलब ये पैसे दे के पढ़ा रहे हैं, जो कि पैसे दे के पढ़ने वाली चीज़ है नहीं। और वीसीपी पैटर्न में सिर्फ ये पैटर्न पढ़ाते हैं, ये स्टॉक सिलेक्शन तो है भी नहीं उनके कोर्स में, मुझे पता है क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने अभी अभी ये चीज़ें की हुई है। दैट इज़ वाई मुझे अच्छे से पता है। अभी देखिएगा क्या हो रहा है इसके अंदर। हमको रिलेटिव स्ट्रेंथ, हमको यही से पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, क्योंकि ये इतने टाइम पीरियड में अगर आप निफ्टी को देखो ना, तो निफ्टी नीचे गिर रहा था और ये एक रेंज में फंसा हुआ है। दैट इज़ वाई दिखा रहा है हमको स्ट्रेंथ है करके। लेकिन आप ये एरिया में देखोगे तो आपको ये वीसीपी पैटर्न क्लियरली आपको यहाँ पे समझ में आएगा। प्राइस यहाँ से फॉल हुई, फिर से ऊपर गई, फिर से ऊपर गई। अभी सिंपली इसको एक डेली टाइम फ्रेम पे इसको ब्रेकआउट होने दो। एक बार जब ब्रेकआउट हो जाएगा ना, तब इसके अंदर हम एंट्री लेंगे। और टारगेट की अगर बात करें तो टारगेट जो है ना, वो सिंपली आप क्या कर सकते हो ना, आपका जो एसएल है उसको शिफ्ट करते हुए जा सकते हो, मतलब ये ट्रेलिंग एसएल ले सकते हो, या फिर जो एक परफेक्ट सा टारगेट होता है, एक बड़ा सा लो से लेके हाई, और जो ब्रेकआउट होता है उसका छोटा सा स्विंग, ये आता है टारगेट। आप सिंपल इतने इससे भी लॉजिक से भी ट्रेड कर सकते हो। सो दोस्तों, होपफुली मेरे पास जो भी सारी चीज़ें मुझे अभी याद आ रही थी करंटली ये टाइम पीरियड में, जितना मैं एक्सप्लेन कर पाया उतना मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मेरे लाइव ट्रेडिंग वीडियो ज़रूर देखिएगा दोस्तों, उसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल रह सकती है, स्विंग ट्रेडिंग में भी एज वेल एज इंट्राडे में भी। और वो जो सारी चीज़ें हैं उनकी प्लेलिस्ट, मतलब ये जो मेरे लाइव ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट है, एज वेल एज मेरे जो दूसरे स्ट्रैटेजीज या फिर लॉजिक्स, जो सारी चीज़ें मैं पढ़ता हूँ या फिर ट्रेड करता हूँ, वो सारे लॉजिक्स के वीडियोज़ भी आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे होंगे। आप वहाँ से चेक कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।